नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। देखो यार, आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के अंदर आज हम नेपाल के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इस नेपाल प्रोटेस्ट के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में 8 सितंबर 2025 को नेपाल के अंदर एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और नेपाल के अंदर दोस्तों ये प्रोटेस्ट जो है ना, जो नेपाल की जैन जी पॉपुलेशन है, ठीक है, इस जनरेशन ने इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। और इसके पीछे दोस्तों एक वजह बताई जाती है कि नेपाल की जो सरकार है, इन्होंने लगभग नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगा दिया था। इसी वजह से नेपाल की ये जो जैन जी पॉपुलेशन है, ये गुस्सा हो गई और इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी। अब देखिए, शुरुआत में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था नेपाल में, तब भाई ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से ही शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब इस आंदोलन में अब तक लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है। नेपाल में 1000 लोग घायल हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और साथ ही नेपाल की जो सरकार है वो गिर गई है। नेपाल की जो प्रधानमंत्री है ओली साहब, ये अपना घर बार छोड़ के, अपना बंगला छोड़ के बाहर भाग चुके हैं। दुबई में जाके ये शरण ले चुके हैं और अब नेपाल के अंदर लगभग दूसरी सरकार आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जो नेपाल प्रोटेस्ट है ना, इसकी पूरी जो कहानी है वो हम समझने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि नेपाल का जो आंदोलन शुरू किया है जैन जी पॉपुलेशन ने, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो पॉपुलेशन है ये आखिरकार है क्या, कौन लोग इस पॉपुलेशन के अंदर शामिल है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि नेपाल का ये जो आंदोलन है ये कब और कैसे शुरू हुआ था। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ये नेपाल का जो प्रोटेस्ट है, क्या इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि भाई नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन लगा दिया था, इस वजह से आंदोलन शुरू हो गया, या फिर इसके पीछे और भी कई सारी वजह है। कौन कौन सी वजह है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब नेपाल की हाल ही में क्या स्थिति है, क्या अपडेट है नेपाल का, वो सारी कहानी आज इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी लोगों से और करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि चैनल और ये वीडियो आपके लिए काम का है, इसी प्रकार के और वीडियोस आप लगातार देखना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं वो आपको मिलते रहें, आप देखते रहें और सीखते रहें। चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो जैन जी पॉपुलेशन है ना नेपाल की, इस जनरेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भाई ये जो जनरेशन है क्या और कौन से लोग इसमें शामिल है जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत करी है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जैन जी जो पॉपुलेशन है ये आखिरकार कौन है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉपुलेशन है इसके बारे में आप यहां पे कुछ इमेजेस देख लो सबसे पहले कि कौन लोग इसके अंदर शामिल है। मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैन जी का मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें वो सारे लोग शामिल हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। अब इसमें कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, कोई भी बंदा हो सकता है। जिस बंदे की उम्र 30 साल से कम है वो जैन जी जनरेशन में आता है नेपाल के अंदर, बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी आता है, इस चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा जिनका जन्म 1997 से 2002 के बीच में हुआ है और जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बीच में पले बड़े हैं, वो जैन जी पॉपुलेशन के अंदर या फिर जनरेशन के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया का जो युग चल रहा है अभी, उस युग के अंदर जो पीढ़ी पैदा हुई है और जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, जो पीढ़ी रोज सोशल मीडिया का और इंटरनेट का इस्तेमाल करती है, उससे अपडेट रहती है, कनेक्ट रहती है, उसको जैन जी जनरेशन बोला जाता है।
इसके अलावा आप ये समझ लो कि भाई जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, वो सारे बच्चे जेन जी जनरेशन के अंदर काउंट किए जाते हैं। आप यहां पे इस इमेज के अंदर देख सकते हो, ये जो आप फीमेल देख रहे हो, इस लड़की ने अपनी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई है और स्कूल की ड्रेस के अंदर ही ये आंदोलन करने के लिए आ गई है। इसके अलावा ये दूसरी तस्वीर आप देख लो, इस तस्वीर के अंदर ये लड़का जो है ना, ये एक कॉलेज स्टूडेंट है और इस स्टूडेंट के हाथ में गन इसने ले रखी है। तो जेन जी जनरेशन में कौन लोग आते हैं? जिनकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास है और जो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो सारे लोग जेन जी जनरेशन के अंदर आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो आंदोलन इन्होंने शुरू किया ना, ये जेन जी जनरेशन ने खुद से इस आंदोलन की शुरुआत नहीं करी, बल्कि इसके पीछे भी एक संस्था है। इस संस्था का नाम है दोस्तों हामी नेपाल। हामी नेपाल के अंदर ही ये सारे लोग शामिल है। इसके अलावा इसका एक समर्थक भी है जिसका नाम है बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह दोस्तों नेपाल का मेयर है, जिसको सोशल मीडिया के माध्यम से ही चुना गया है। वो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो जेन जी जनरेशन क्या है, आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। देखिए, जो नेपाल के अंदर आंदोलन शुरू हुआ ना दोस्तों, आप ये समझ लो कि ये आंदोलन वैसे 4 तारीख को शुरू नहीं हुआ। ये आंदोलन जो है ना, शुरू नहीं हुआ था पहले, लेकिन इसको लेकर लोगों में काफी सालों से गुस्सा था। मतलब काफी सालों का जो गुस्सा है ना, वो अभी नेपाल के अंदर नेपाल की जनता ने उनकी सरकार के ऊपर निकाला है। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा तो इसका आंदोलन का एक तरीके से पहले से ही था, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 4 सितंबर से, ठीक है। 4 सितंबर को क्या हुआ कि दोस्तों, नेपाल की जो सरकार है उसने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगा दिया। अब इसमें कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे? जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया। इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सरकार ने ये कह के बैन लगा दिया कि भाई ये जो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे देश के कानून और नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये किसी भी तरीके से हमारे देश के अंदर इनका कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए हम इनके ऊपर बैन लगा रहे हैं कुछ समय के लिए। अब भाई जो जेन जी पॉपुलेशन है या जनरेशन है, वो तो सोशल मीडिया चलाती है, तो उनके दिमाग में गुस्सा हो गया कि भाई इन्होंने हमारी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है, सोशल मीडिया को बैन कैसे कर दिया। अब ये जो गुस्सा है वो इनका फूटता है 8 तारीख को, सोमवार को, 4 दिनों के बाद। 4 दिनों के बाद क्या होता है कि जो पूरी पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर गुस्सा भर जाता है और फिर सोमवार को हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। मंडला स्मारक है, ठीक है, नेपाल के अंदर, इस स्मारक पे हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब हजारों लोगों की भीड़ देखने के बाद नेपाल की जो सरकार है वो वहां पे पुलिस तैनात कर देती है, और पुलिस तैनाती को देखते ही ये जो हजारों लोगों की भीड़ है इसमें और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और ये लोग अपनी बात मनवाने के लिए फिर क्या करते हैं, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, बैरिकेड्स को तोड़ते हैं। इसके बदले में पुलिस क्या करती है कि इनके ऊपर लाठी चार्ज करती है, डंडे बरसाती है, रबर की गोलियां चलाती है, पानी बरसाती है, लेकिन फिर भी लोग काबू नहीं होते। तो कई लोगों के ऊपर फायरिंग भी की जाती है, असली में गोलीबारी कर दी जाती है, जिसके अंदर लगभग 19 लोग उसी टाइम पे मर जाते हैं। 19 लोगों की, स्टूडेंट्स की उसी टाइम पे मौत हो जाती है। लेकिन अगर आप करंट अपडेट्स की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अभी ये जो नंबर है ये बढ़ के लगभग 30 हो गया है। लगभग 30 लोगों की अभी तक कुल मिला के नेपाल में मौत हो चुकी है। इन 30 लोगों में से कुछ लोगों के माथे पे गोली मिली है, कुछ लोगों के सीने पे गोली मिली है, ठीक है। इसके अलावा 1000 लोगों अब तक जो है 1000 से ज्यादा लोगों को अब तक हॉस्पिटल्स में एडमिट करवाया गया है। ये 1000 लोग घायल हो चुके हैं पुलिस के डंडेबाजी से या फिर मारपीट से, ठीक है। इसके अलावा अब क्या, मारपीट से, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों ये जो बाकी पॉपुलेशन है, जो जेन जी जनरेशन है, इसने अपना आंदोलन चालू रखा, और इन्होंने क्या किया कि जो नेपाल का संसद भवन है उसको जला दिया, होटल्स को जला दिया, कई सारे स्टोर्स को जला दिया, गाड़ियां जला दी, कई सारे जो शोरूम्स हैं, होटल्स हैं, उनको जला दिया। साथ ही दोस्तों इन्होंने कई सारे सरकारी भवनों को जला दिया, जो
प्राइम मिनिस्टर का जो घर है नेपाल के अंदर उसको जला दिया। और ये सारा आंदोलन इतना तेज हो गया कि भाई सरकार को लगा कि अब नेपाल में रहना सुरक्षित नहीं है, और इस वजह से जो नेपाल की सरकार है वो गिर गई। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और वो नेपाल छोड़ के दुबई भाग गए। तो इस तरह से इस आंदोलन की शुरुआत हुई। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कारणों के बारे में। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि भाई नेपाल के अंदर ये जो आंदोलन हुआ ना, उसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं थी। ये वजह नहीं थी सिर्फ कि भाई सोशल मीडिया बैन कर दिया, इस वजह से लोग नाराज हो गए। इसके अलावा भी और कई सारी वजह नेपाल के अंदर रेगुलर तरीके से चल रही थी, और जो गुस्सा लोगों में भरा हुआ था वो अचानक सरकार के ऊपर फूट गया। अब कौन कौन से कारण हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, यहां पे सबसे पहला कारण है भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म। देखिए दोस्तों, नेपाल की जो जनता है ना, वो काफी टाइम से सरकार के अधिकारियों से और वहां के पॉलिटिशियंस के भ्रष्टाचार से और नेपोटिज्म से काफी ज्यादा परेशान थी। जो नेपाल के अधिकारी थे और जो पॉलिटिशियंस थे ना, वो भ्रष्टाचार कर करके क्या कर रहे थे, उनके बच्चे ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे थे। यहां पे आप एक तस्वीर देख सकते हो, ये एक कपल आप देख रहे हो, इनके पीछे एक लग्जरी गाड़ी खड़ी है, ये विदेश में घूम रहे हैं। ये नेपाल के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी फोटोज जो हैं वो नेपाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पहले वायरल हो रही थी, ठीक है। और जैसे ही लगा भाई नेपाल की गवर्नमेंट को, पॉलिटिशियंस को लगा कि हमारा जो कच्चा चिट्टा है वो धीरे धीरे जनता के सामने ज्यादा तेज तरीके से फैल रहा है, तो सरकार ने डिसीजन लेना सही समझा कि भाई हम क्या करते हैं कि जैसे भारत में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है ना, वैसे इन्होंने तो यही सोचा कि हम डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही बंद कर देते हैं, तो हमारे जो कर्म कांड है वो छुप जाएंगे जनता से, और हम जो है सरकार लगातार चलाते रहेंगे। हमारे बच्चों के पास पैसे जाएंगे, वो ऐश करते रहेंगे, आराम करते रहेंगे। जैसे हमारे देश के अंदर यहाँ पे इथेनॉल बेच बेच के करोड़ों रुपए की कंपनी बनाई जा रही है, लेकिन लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। इन्होंने भी वही सोचा कि भाई हम लोगों की आंखों में धूल झोंक देंगे और हम अपनी सरकार चलाते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण तो क्या था, भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म। इससे जनता काफी नाराज थी उनके पॉलिटिशियंस पे कि भाई हम तो टैक्स का पैसा भर रहे हैं, तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम पैसे पता नहीं कहां ले जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे तो ऐश और आराम से घूम रहे हैं और हमारा कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये कारण था। दूसरा ये कारण है आर्थिक मंदी और बेरोजगारी। देखो, नेपाल के अंदर जो सरकार है ना, वो काफी टाइम से अपनी सरकार तो चला रही थी, पैसे तो कमा रही थी, जीडीपी तो बढ़ा रही थी, लेकिन भाई जो नेपाल की जनता है ना, उनमें जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ रही थी। जैसे भारत के अंदर बेरोजगारी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, वैसे बेरोजगारी भी भारत के अंदर बढ़ रही है। वैसे दोस्तों, यहां पे नेपाल के अंदर जीडीपी तो बढ़ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही थी। लोगों के पास रोजगार नहीं था, पैसे नहीं थे खाने के लिए, और इस वजह से लोग जो है सरकार के ऊपर नाराज थे, ठीक है। इसके अलावा एक और कारण है दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी। ये तीसरा कारण है जिसके ऊपर ज्यादातर लोगों का अचानक से गुस्सा फूट गया। अभिव्यक्ति की आजादी से क्या मतलब है, देखो जो नेपाल सरकार है ना, वो अपने कर्मकांड जो है ना, इनको छुपाने की कोशिश कर रही थी, वो नेपोटिज्म कर रही थी। और सोशल मीडिया पे जब वो नेपोटिज्म वायरल होने लग गया तो इन्होंने सोशल मीडिया को अचानक बंद कर दिया। अब भाई, अगर अपनी सरकार अपने कर्मकांड छुपाने की कोशिश कर रही है तो लोग क्या करते, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे इनकी जो कर्मकांड है इनको वायरल करने के लिए, बाहर लाने के लिए, ठीक है। अब वो सोशल मीडिया भी अचानक से बंद हो गया तो लोगों का गुस्सा फूट गया, और लोगों ने बोला कि भाई हमारी आजादी है, ये हमें राइट्स है कि हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, तुम अचानक से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कैसे कर सकते हो, ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है। और इस तरह से लोगों का गुस्सा फूट गया अचानक से सरकार के ऊपर, और अचानक से इस आंदोलन की शुरुआत हो गई। तो 3 कारण यहां पे मेन बताए जा रहे हैं। अभी 3 कारणों की वजह से नेपाल के अंदर ही कांड हो गया। और नेपाल की जो सरकार है भाई, मैं तो ये बोल रहा हूं कि नेपाल की सरकार ने कभी ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। उन्होंने सोचा होगा कि हमारे पास पुलिस है, हमारे पास आर्मी है और हमारे पास गवर्नमेंट की पावर है, तो जनता को जैसे मूर्ख बनाएंगे वैसी बनती रहेगी। और इसी वजह
वजह से उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगा दिया। लेकिन भाई वो बोलते हैं ना कि एक दिन अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, वैसा ही इनके साथ भी अचानक से हो गया। अब हमारी भारत देश की जो सरकार है उसके साथ ऐसा कब होगा, उनके कर्मों का फल उनको कब मिलेगा, देखते हैं आने वाले समय में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहां पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, नतीजे और स्थिति के बारे में। देखिए ये जो आंदोलन हुआ इसके नतीजे क्या हुए और अभी नेपाल की क्या स्थिति है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला तो जो नतीजा आया ना वो आया कि केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे, ये आप देख रहे हैं ये नेपाल के प्रधानमंत्री थे, ये भाई देश छोड़ के भाग गए, सरकार इनकी गिर गई। और अब यहां पे सुशीला कार्की, ये जो है आप तस्वीर देख रहे हैं, इनको नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है। ये नेपाल की एक जज रह चुकी है, ठीक है, और इनको अब सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कई और मीटिंग्स के माध्यम से जो जेन जी पॉपुलेशन है, जनरेशन है, उन्होंने इनको नया जो है प्रधानमंत्री चुना है। ठीक है, तो पहला जो नतीजा है वो तो यह आया है। दूसरा नतीजा यह है कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगा दिया गया था इनकी सरकार द्वारा, वो बैन अब नेपाल के अंदर हटा लिया गया है। अब नेपाल के अंदर पहले जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज हो रहे थे वैसे ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो। एक बात मैं आपको दोस्तों यहां पे बता देता हूं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो सीईओज है ना भाई, उनके पास जब ये न्यूज़ जाएगी तो उनके दिल में काफ़ी खुशी होगी और उनको ये महसूस होगा कि हम किस तरह से पूरी दुनिया को अब अपनी मुट्ठी में कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों के अंदर अपना जाल जो जंजाल है वो फेंक चुके हैं और किस तरह से अब जनता या फिर लोग हमारी मुट्ठी में आ चुके हैं। क्योंकि एक स्थिति मैं आपको यहाँ पे और बता दूं, एक बात और बता दूं, ये जो स्थिति अभी हुई है नेपाल की, ये सिर्फ नेपाल की स्थिति नहीं है, ये आने वाले हर एक देश की स्थिति बन सकती है। जिस देश ने भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की, जिस देश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैन लगाने की कोशिश करी, वहां की जनता उस सरकार को पूरी तरह से नकार देगी। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का इतनी लत लोगों को लग चुकी है कि भाई सोशल मीडिया के बिना कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, और इस वजह से भाई इनके साथ भी ये कांड हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और नतीजा यह आया कि संविधान में बदलाव करने की जो मांग थी नेपाल गवर्नमेंट की, नेपाल की जनता की, वो बदलाव चेंज करने की जो है मांग मंजूर कर ली गई है। संविधान में अब आने वाले समय में नेपाल के अंदर कई सारे बदलाव किए जाएंगे, तो वो मांग को मंजूर कर लिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों हम स्थिति की। तो स्थिति देखिए नेपाल में क्या है, अभी नेपाल में देखिए पूरी तरह से लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल के जो एयरफोर्स हैं, जो बस स्टैंड्स हैं, उन सभी को एक तरीके से बंद कर दिया गया है और स्थिति को अभी काबू में करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये नेपाल का अभी करंट अपडेट है। तो ये था दोस्तों आज का कंप्लीट वीडियो नेपाल प्रोटेस्ट के बारे में। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। कमेंट में दोस्तों अपनी राय जरूर देके जाना कि नेपाल का ये जो प्रोटेस्ट हुआ है ये सही हुआ है या गलत है, और नेपाल सरकार के साथ जो भी हुआ है ये सही हुआ है या गलत हुआ है। आपकी राय क्या है कमेंट में हमें जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।